हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार पुनः लर्न नो टेंशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 को सरल करना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 को सरल करना सीखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल लर्न नो टेंशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे सरल करने से पहले आइए हम इसे थोड़ा समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि संख्या 6 का घाते n, जहाँ n प्राकृत संख्या है, क्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात इसे ऐसे समझिए कि क्या 6 का घाते n वह जो संख्या है उसके इकाई के अंक में 0 आ सकता है। जैसे माना कि कोई एक संख्या 1560 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1560 के इकाई का अंक जो है वो 0 है, अर्थात 1560 0 पे समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार से क्या ये 6 का घाते n किसी प्राकृत संख्या n के लिए वह 0 पे समाप्त हो रहा है अथवा नहीं, ये इसी को हमें जांच करना है। तो चलिए देखते हैं कि 6 का घाते n क्या 0 पे समाप्त होता है। 6 का घाते n है हमारा प्राकृत संख्या, अर्थात 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। चलिए हम n बराबर 1, 2, 3 क्रमशः n के स्थान पे पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 6 का घाते 1 जब n बराबर 1 तो होगा 6। इसी प्रकार जब n बराबर 2 रख देंगे तो 6 का घाते 2 बराबर 6 6 36। फिर इसी प्रकार से n के स्थान पे जब हम 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 216। पुनः यदि 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा 6 का घाते 3 गुणे माना 6। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 का घाते n यदि हम n बराबर 1, 2, 3, 4 रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 6, 36, 216 और 6 का घाते 3 गुणे 6। यहाँ पे हमें 6 का इकाई का अंक 6 ही है, 36 का इकाई का अंक 6 ही है, 216 का इकाई का अंक 6 ही है, और फिर भी 6 का गुणा 6 से फिर करेंगे तो भी हमें इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। अर्थात यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये जो 6 का घाते n है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए वो 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। तो फिर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 0 पे समाप्त होती हैं। जैसे 10, 20, 30 और 40। यदि आप इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणे 5। 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। 40 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसी प्रकार से हम 50, 60, 70 और संख्याओं का करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 है उनके अभाज्य गुणनखंड में 1, 2 और ये 5, इसमें भी 2 और 5। यहाँ पे 2 2 है लेकिन कम से कम 1 2 है, और 30 में भी 2 और 5, 40 में भी आप देखेंगे तो 2 और 1 5। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो संख्या 0 पे समाप्त हो रही है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आता है। तो यहाँ से हमें एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और इसे आपको याद कर लेना है। माना कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। या 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है तो भी वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जब तक 2 और 5 दोनों
किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में ना उपस्थित हो तब तक वह संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। अर्थात जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए तो वह संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। उस संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इस प्रश्न को सरल करते हैं। हमें दी गई जो संख्या है वो 6 का घाते n है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का घाते n का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो हमें मिलेगा 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3, अर्थात 2 गुणे 3। चूंकि 6 का पावर n है इसलिए हम 2 गुणे 3 का पावर भी n लिख देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 का घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं 2 और 3 है जबकि 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 का घाते n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसी को आइए हम लिखते हैं कि 6 का घाते n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 है, जहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। अतः 6 का घाते n, यहां से हम पूरा लिख देंगे कि 6 का घाते n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो बच्चों आपको मेन जो बात है यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पे समाप्त होगी अन्यथा नहीं होगी। जिस प्रकार से 6 का घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, अर्थात 2 तो है जबकि 5 नहीं है, तो हम कह देंगे कि जो 6 का घाते n है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए वह शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हमारा ये रहा उदाहरण नंबर 5 जो सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 5 की ही तरह है। कह रहा है कि संख्याओं 4 का घाते n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यहाँ संख्याओं कहा गया है, अर्थात 4 का घाते n संख्याओं क्यों कहा गया है। जैसे आप देखिए कि 4 का घाते n जब n बराबर क्या है, n बराबर 1 2 3 इनफाइनाइट, यानी कि एक प्राकृत संख्या है। जब हम n के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 का घाते 1 बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब n के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमें 4 चौके 16 मिलेगा। इसी प्रकार जब n के जगह में 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 चौको 16 चौके 64। n के स्थान पे हम 4 ही रखेंगे तो हमें मिलेगा 256। इसी प्रकार से हम और आगे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 16 64 256 यानी कि बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पे संख्याओं कहा गया है। और यहाँ से आप देखेंगे कि इसके इकाई का अंक 4 है 6 है 4 है 6, मतलब 4 और 6 और 4 और 6 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी। तो स्पष्ट होता है कि 4 का घाते n भी जो है कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो शून्य पे समाप्त कौन होते हैं, 10 20 30, और जिससे हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि ये होता है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या शून्य पे समाप्त होती है।
अन्यथा नहीं। तो चलिए हम 4 के घाते n का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 और 4 का पावर n है तो यहाँ भी हम पावर उसका n लगा देंगे। 4 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 है, 5 नहीं है, अतः यह शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? हमने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात 4 का घाते n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो केवल और केवल 2 गुणे 2 ही होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। लिखते हैं कि 4 के घाते n का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 है, जहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 का घाते n के किसी भी मान के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो बच्चों ये रहा आपका उदाहरण नंबर 5 जो सेम टू सेम हमारे प्रश्न क्रमांक 5 के ही तरह था। मैं पुनः आपसे आशा करता हूं कि आपको प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 5 और ये उदाहरण 5 समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों अब ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। प्रश्न को पढ़ने के पश्चात हमें समझ में आता है कि जो संख्याएं दी गई हैं वह भाज्य संख्या है, लेकिन हमें उसका कारण देना है कि ये क्यों भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक भाजक हों, या इसे और हम कह सकते हैं कि जिनका कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड हों, जैसे 12। तो अब 12 जो है वो 2 से भी विभाजित हो रहा है, 2 छक्का 12, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 3 चौके 12, 4 से भी, 4 तियां 12 और स्वयं 12 से भी, 12 कम 12 और 1 से भी। अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अब हम इसको सरल करते हैं। मैं इसे 2 पार्ट में बांट दूंगा, इस पहला और दूसरा। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सरल करेंगे। माना कि दी गई जो संख्या है क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। यहाँ देखने पे हम पा रहे हैं कि इतने से इतना जो भाग है पहला और ये दूसरा, क्योंकि यहाँ पे धन है। अब दोनों भागों में देख रहे हैं तो हमें 13 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो 13 को हम बाहर निकाल लेंगे, अर्थात 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 7, यहाँ से 11 और यहाँ केवल 1 हो जाएगा और धन 1। इसे हम थोड़ा और सरल कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 13 गुणे 78। इसे आप यहाँ सरल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, चलेगा। अब देखिए कि जो संख्या दी गई थी उसका एक अभाज्य गुणनखंड हमें क्या दिखाई दे रहा है, 13 भी है। और हमने पढ़ा है कि जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रही है वो भाज्य संख्या है। तो ये जो संख्या होगी वो तो स्वयं और 1 के अलावा 13 से भी विभाजित होगी। इस कारण से ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो हम लिख देंगे कि इसका एक अभाज्य गुणनखंड 13 है, जो
13 से भी विभाज्य होगी। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वो स्वयं और एक के अलावा 13 से भी क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम दूसरे भाग को भी सरल कर देंगे। लिखेंगे कि दी गई संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। आप देखेंगे कि यहाँ एक धन का भी निशान है, अर्थात जो चिन्ह धन है वो दूसरे दो भागों में बांट रहा है, यहाँ से यहाँ एक भाग और यह दूसरा भाग। इन दोनों भागों से देखने पर हमें मिलता है कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ है, तो हम 5 को बाहर ले लेंगे अर्थात कॉमन ले लेंगे, तो हमें अंदर मिलेगा 7 गुणे 6 गुणे और यह 1 हो जाएगा और 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन ये भी 5 बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा वहाँ पे धन 1। इसे थोड़ा सा और जब आप सरल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पूरा मान मिलेगा 1009। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 5 है। क्या अभाज्य गुणनखंड 5 है जो 5 से विभाज्य होगी, जो 5 से भी विभाज्य होगी। हम तो जानते हैं कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है तो वही तो भाज्य संख्या होती है। तो हम यहाँ पे ये जो दी गई संख्या है वो स्वयं अपने आप से और एक से तो विभाजित होगी ही होगी, और वह 5 से भी विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक जो संख्या है 5 आया है, अर्थात वह 5 से विभाज्य होगी। अतः हम कहेंगे कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये रहा हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 कहता क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं कि माना कि एक ये वृत्ताकार मैदान है या पथ है, यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करती है और इसका एक पूरा चक्कर वो 18 मिनट में पूरा करती है, और ठीक इसी स्थान से रवि भी चलना प्रारंभ करता है और इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर उसे लगाने में 12 मिनट लगते हैं। किसको? रवि को। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है ये दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जो 12 और 18 का समान गुणज होगा। चलिए इसे हम ऐसे समझते हैं कि ये सोनिया है और ये रवि। सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, तो दूसरा चक्कर कितने मिनट में लगाएगी? 36 मिनट में, और तीसरा चक्कर लगाएगी वो 54 मिनट में। इसी प्रकार से रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो दूसरा चक्कर वो लगाएगा 24 मिनट में और तीसरा चक्कर लगाएगा 36 मिनट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो
36 है, 18 और 12 का वह छोटी से छोटी संख्या है जो इस 18 और 12 से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या जो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों से विभाज्य होती है वो क्या कहलाता है? एलसीएम। ठीक उसी प्रकार ये 36 जो है वो दो धनात्मक पूर्णांक कौन? 18 और 12 से विभाज्य है और छोटी से छोटी है, अर्थात ये हमारा एलसीएम है। और इतने ही समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रश्न में हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए एलसीएम ज्ञात करते हैं कि दी गई संख्याएं 18 और 12, 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 नम 18 और 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से हम 12 का करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे हम 18 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 2 गुणे 3 का घाते 2। इसी प्रकार 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 अर्थात 2 का घाते 2 गुणे 3। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एचसीएफ में हम क्या करते हैं बच्चों कि सभी को लेते हैं और जो सबसे बड़ी घात में होता है। तो एचसीएफ किसका निकालना है हमें? 18 और 12 का। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ 2 भी है और 3 भी है, इसके अलावा अब कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं है। और सबसे बड़ी घात में कौन है? 2 का सबसे बड़ी घात 2 और 3 का सबसे बड़ी घात 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9 और 9 चौके 36। अर्थात इस समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट बाद। इसे हम लिख देंगे वे इस समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर आप कर देंगे 36 मिनट। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये मैं केवल यहाँ समझाने के लिए लिखा हूँ और आपको परीक्षा में केवल इतना ही लिखना है। आई होप बच्चों कि आप सबको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण और एक प्रमेय पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।